के अन्य विषयों के अंतर्गत आज हम लोग देखते हैं यथार्थवाद एवं आदर्शवाद की क्या परंपरा रही है। एक नज़र यथार्थवादी उपागम एवं आदर्शवादी उपागम की ओर देखें तो यह समझ लें कि यथार्थवाद विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यवहार में यथार्थ में संबंध कैसे रहे हैं और किस तरह के हैं, इस बात पर बल देता है। वहीं आदर्शवाद विश्व में कैसा होना चाहिए यह देखता है, लेकिन यथार्थवाद को इसकी चिंता नहीं है कि कैसा होना चाहिए, बल्कि वह यह देखता है कि क्या हो रहा है। और इस संदर्भ में आप मॉर्गनथाउ का नाम आधुनिक काल में सुने होंगे, जिन्होंने कि यथार्थवाद को राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में देखा है, शक्ति के संदर्भ में देखा है। और मॉर्गनथाउ ने शक्ति और राष्ट्रीय हित का संदर्भ देखा है और वे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष होता है। वहीं अगर आदर्शवाद की बात करें तो इसकी अवधारणा वुडरो विल्सन ने दी थी, विशेष करके प्रथम विश्व युद्ध के बाद का वह दौर था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो आदर्शवाद की नीति की यथार्थवादियों ने आलोचना की कि आदर्श मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों पर विश्व नहीं चलता है, राजनेता इस पर नहीं चल सकते हैं। और इसके बावजूद यदि महात्मा गांधी जैसे नेताओं की बात करें तो इन्होंने आदर्शवाद जैसे शब्दों को गढ़ा है, इसको ही ये लोगों ने माना है। ये अलग बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ तो आदर्शवाद को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसी आदर्श के लिए, इसी शांति की प्राप्ति के लिए, इसी के उद्देश्य के लिए की गई। यहाँ पर इतना समझ लें, यथार्थवाद और आदर्शवाद का हमारा अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि यथार्थवादी राष्ट्रीय हित और शक्ति संघर्ष का जो महत्व होता है, जो संघर्ष होता है, उसका अध्ययन करता है। ऐसा इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझा जा सके। वहीं आदर्शवाद के तहत विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं, विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, उसके माध्यम से विश्व शांति की बात की गई है। इसका अध्ययन हम लोग आदर्शवाद के तहत करते हैं। वहीं भारत के संदर्भ में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो अथवा भारद्वाज की नीति हो अथवा मनुस्मृति हो अथवा पंचतंत्र हो, तो वहाँ स्पष्ट रूप से आपको प्रत्यक्षवादी मार्ग का समर्थन मिलता है। वहाँ यह बात है कि यथार्थवादी चिंतकों ने साधनों के लिए अलग अलग सहारा लिया है, उसमें एक त्रुटता नहीं है, हर जगह आपको मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन वे भी राज्य की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए युद्ध की बात किए हैं, युद्ध पर विश्वास करते हैं और इस युद्ध को न्याय संगत ठहराते हैं। यह अलग बात है कि युद्ध की आवश्यकता जरूरत पड़ने पर ही होनी चाहिए, ऐसी बातें करती है और युद्ध के माध्यम से सारे देश को इसमें संलग्न हो जाना चाहिए और युद्ध को ये लोग अंतिम आश्रय मानते हैं, यह बात है। और अंतिम आश्रय मानने का कारण यह है कि युद्ध जहाँ एक और महंगा होता है, वहीं यह कहीं न कहीं अनैतिक होता है, महंगा होता है, कष्टप्रद होता है, आम लोगों के लिए भी, शासकों के लिए भी, और उसके बाद हार हो गई या जीत, इसकी भी गारंटी नहीं ली जा सकती। आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। इसीलिए भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ पंचतंत्र में कहा गया है कि राजनीति में शांति शुरुआत के लिए होती है और युद्ध तो अंत के लिए की जाती है। हम यह कह सकते हैं कि युद्ध को अनिवार्य माना गया है, लेकिन वहीं अपनी प्राचीन भारतीय दर्शन में यह भी कहा गया है, आप देखने को मिलता है आपको, कि आत्मत्याग जैसी बात, अहिंसा जैसी बातें, पाप से मुक्ति के लिए अहिंसा को, प्रायश्चित को सहायक माना गया है। और यहाँ तो मोक्ष की अवधारणा है, इसके लिए अहिंसा, आत्मत्याग, पश्चाताप जैसी बातें होती है और उपनिषद में भी अहिंसा के सिद्धांत को ही आधार माना गया है। आत्मा को विभाजित एवं अविभाज्य माना गया है और जिसे ईश्वर भी कहते हैं, उसे भी सत्य भी कहते हैं, उसी आत्मा को। वहीं
उसकी विश्व की अभिव्यक्ति के रूप में सभी जीव उसके अंश के रूप में माने जाते रहे और हिंसा का तो यहाँ हमेशा खंडन किया गया है। विशेष करके बौद्ध को देखें या जैन धर्मावलंबी में देखें तो वहाँ पर हर कोई अहिंसा के प्रबल समर्थक है। मनुष्य या प्राणी क्या जीव जंतु के भी बलिदानी को सही नहीं ठहराया गया है और यह बात है कि अहिंसा का सख्ती से पालन सिर्फ संतों द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन वहाँ इस प्रकार की बातों को देखें अगर तो वैश्विक परिस्थिति में तो मैकियावेली की राजनीति, मैकियावेली ने जिस राजनीति की बात कही है वहाँ पर तो यह एक तरह से लगता है कि उसे यह हतोत्साहित करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है, उसको तो नकारता है। अब मैकियावेली की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्व के दूसरे देशों के संबंध के बारे में अगर हम देखें तो हम यह कह सकते हैं कि शासकों को एकाग्र होने की जरूरत नहीं होती है। मैकियावेली आप जानते हैं कि इटली के थे और उन्होंने कहा है कि राजाओं को शांति से रहने की जरूरत नहीं है बल्कि युद्ध पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और मैकियावेली ने तो यहाँ तक लिखा है कि शक्ति ही प्रधानता होती है। इसके लिए उन्होंने शासकों के लिए शेर और लोमड़ी दोनों के का गुण होना अनिवार्य बताया है। शेर शक्ति का प्रतीक है तो लोमड़ी छल का प्रतीक है और उन्होंने विदेश नीति के संचालन के लिए दोनों प्रकार की नीति शेर और लोमड़ी अर्थात शक्ति और छल दोनों प्रकार की नीति को आवश्यक साधन के रूप में देखा है और उन्हें माना है कि नेताओं में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, उन्हें दोनों प्रकार की नीति अपनानी चाहिए और तभी शासक जनता का सुरक्षा कर सकते हैं, अपने देश की अस्तित्व बचाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। शासक में यदि शेर का गुण होगा तो ही वह रक्षा कर सकता है और अपने हित की पूर्ति के लिए चालाकी चाहिए, उसके लिए उसे कभी भी निष्ठुरता भी अपनानी होगी और इस प्रकार के गुण तो लोमड़ी में ही हो सकते हैं। और यदि शासक कहते हैं कि यदि शासक दक्ष और कुशल नहीं होगा तो फिर वे अपने राज्य को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए शासक को जो किसी भी प्रकार की आने वाली जोखिम को पहले से ही भांपना चाहिए और उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मैकियावेली का अनुमान था कि विश्व में जो है विश्व शांति के लिए नहीं है, विश्व में हर हमेशा खतरनाक मोड़ मिलते हैं। इसके लिए शेर और लोमड़ी दोनों प्रकार के गुण से युक्त यदि शासक होगा तो फिर वे अच्छी तरीके से शासन कर सकते हैं और एक अपने देश का अन्य पड़ोसियों से दूसरे देशों से भी वे रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। एक और मैकियावेली जैसे चिंतक है जो कि युद्ध को अनिवार्य मानते हैं, तो वहीं अपने भारतीय संदर्भ में देखें तो महायान की बात करें, महायान सूत्र की बात करें तो स्वर्ण प्रभासोत्म में सभी प्रकार के युद्धों को तो पाप कहा गया, इसकी बुराई कही गई है। और हम अगर सम्राट अशोक की बात देखें तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और तो उन्होंने सभी प्रकार के युद्ध को त्याग दिया था और युद्ध इसको इसे ही विदेश नीति का आधार बनाया दूसरे देशों के दूसरे पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में और वहाँ पर दोस्ताना कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए और एक प्रकार की शांति की नीति अपने शासन काल में उन्होंने अपने किसी प्रकार की आक्रमण नहीं करने की नीति का ही उन्होंने पालन किया। अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने अपने सत्य अहिंसा के विचार को दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत किया, क्रियान्वित किया तो उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार को अपने देश में भी राजनीतिक पटल पर, सामाजिक पटल पर, आर्थिक पटल पर हर जगह एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने इसे तो इस अहिंसा की नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी प्रयोग करना चाहा। उन्होंने तो आंदोलन भी करना चाहा तो अहिंसक प्रकार से। और आज की परमाणु युग में की दौर में देखें तो जहाँ की हिंसा का बोलबाला है वहाँ इस प्रकार की नीति आज भी आदर्श की नीति, शांति की नीति एक प्रकार की उम्मीद की किरण जगाती है कि किस प्रकार लोग शांति से रहेंगे। और आज दोनों संयुक्त राष्ट्र सोवियत राष्ट्र
हो या अमेरिका हो, एक दौर ऐसा भी आया कि उन्होंने निरस्त्रीकरण का महत्व समझा, इस ओर प्रयास भी किया। लेकिन अगर हम गांधी जी की अहिंसा की नीति को देखें, तो यह तो उससे भी बढ़कर है। अहिंसा जैसे आदर्श को यदि हम अपनाते हैं, तो निरस्त्रीकरण जैसी बात ही नहीं देखने को मिलेगी। और 1962 के बाद की बात का भारत देखें, तो उन्होंने नेहरू जी ने उसके बाद आदर्शवाद को त्याग कर यथार्थवादी नीति को अपनाया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि शांति के हमेशा सहिष्णुता के हमेशा पक्षधर रहते हुए भी चीन ने आक्रमण किया, हमला किया। और नेहरू जी ने भी ये बात स्वीकारा कि हमें पहले गरीबी और निरक्षरता से निपटनी थी, लेकिन अब हमें रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में देना होगा। और इसके बाद विश्व के दृष्टिकोण में उसकी विचारधारा के बंधन में अहिंसा की नीति, सहिष्णुता की नीति के बावजूद कहीं न कहीं यथार्थवादी नीति को अपनाया गया। और आज भी हम देखते हैं कि रक्षा संदर्भ में सरकार ध्यान दे रही है, यहाँ तक कि इसमें आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है। और इतने तरह के हथियार इस्तेमाल हो अथवा नहीं हो, लेकिन उसकी आवश्यकता के मद्देनज़र उसे संसाधन समझकर, उसकी उपयोगिता समझकर उसे देश हित में रखने की आवश्यकता अवश्य जताई जा रही है। इसके लिए राफेल विमान का खरीदना हो या तरह-तरह का रक्षक सामग्रियाँ खरीदना हो, आज के शासक इसका सहारा ले रहे हैं, यथार्थवादी नीति अपनाए जा रहे हैं।